सबको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? ओके। जी तो सर। चलिए, ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमारा लास्ट पार्ट हमने यहाँ पे सीखा था, वो बेसिकली स्टोन्स के ऊपर था। ओके, तो एक बार उसका ओवरव्यू को देख लेते हैं, उसके बाद उसको कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे। बाय द वे, मैं आप लोगों को बता दूं, ये बिल्डिंग मटेरियल एज ए स्टोन है, इट इज नॉट ए, वी आर नॉट कंसिडरिंग एग्रीगेट स्टिल नाउ। ओके, तो इसके बाद हम एग्रीगेट शुरू करेंगे ताकि इसमें सिमिलैरिटीज हमें मिले, क्योंकि स्टोन जब हम बात करते हैं जनरली एज ए बिल्डिंग मटेरियल, स्टोन मैसनरी के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट टाइम में जब हम एग्रीगेट के हिसाब से कंसिडर करेंगे, इट विल बी कंसिडर्ड ए मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट कंक्रीट। ओके, तो बेसिकली कंक्रीट वाला स्टोन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम एज ए होल स्टोन को यहाँ पे कंसिडरेशन में ले रहे हैं। ओके, तो पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने जनरल जनरल जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देख लिया। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटालिक रॉक, ये किस तरह से होता है, वो किस तरह से फॉर्म होता है, उसके हिसाब से इन लोगों का क्लासिफिकेशन है। फिर हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखा, उसमें हमने उसका जो फिजिकल जिस लुक्स के दौरान उसको देखने से, या उसका जो स्ट्रेंथ होता है उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन देख रहे थे, जहाँ पे हमने स्ट्रेटिफाइड रॉक, बेसिकली लेयर्ड रॉक, उसके बाद अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, बेसिकली ग्रेनुलर रॉक, and foliated rock. Those are layered, but they are not weak by the. Actually, they are not actually as layered as the stratified rock. Stratified rock में होता क्या है कि इसमें एक लेयर वाइज फॉर्म होता रहता है। ओके, एक लेयर फॉर्म हुआ, उसके ऊपर दूसरा लेयर फॉर्म हुआ। यहाँ पे क्या होता है, लेयर फॉर्म होने वाला एक स्टोन को फिर से वो लेयर लेयर उन लोगों के बीच में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, लेयर कनेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो मतलब स्ट्रेटिफाइड रॉक जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे जो एक्चुअल लेयर जो होता है वो बहुत ही मतलब डिस्टिंक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो फॉलिएटेड रॉक होता है वो उतना डिस्टिंक्ट नहीं होता है। हाउएवर, यहाँ पे भी वो लेयर के थ्रू ही वीक होता है। लेकिन आप लोग पता लगा सकते हो कि ये से अगर आप लोगों के पास एक स्ट्रेटिफाइड सेडिमेंट्री रॉक हुआ जिसको मेटामॉर्फिज्म से वो गुजरा होगा, तो वो फॉलिएटेड रॉक मतलब बनाएगा। ओके, एनीवे, उसके बाद हमने केमिकल क्लासिफिकेशन को देख लिया, जहाँ पे हमने देखा सिलिशियस रॉक जिसमें सिलिका मेन होता है, फिर आर्जिलेसियस रॉक जिसमें बेसिकली क्ले, बेसिकली एल्यूमिनियम, उस तरह का हमारा मिनरल्स ज्यादा होता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास था कैलकेरियस रॉक, जिसमें हम एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट का प्रीडोमिनेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि यूजेस क्या होता है। सभी को मालूम होता है कि यूजेस क्या है हमारा। अगर स्टोन के हिसाब से देखेंगे तो पहले हमें मिलता है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, जैसे कि ग्रीक हम जैसे कि यूज करते हैं, उसी तरह से हम स्टोन को भी यूज करते हैं। ओके, उसके बाद रहता है हमारा फेस वर्क। फेस वर्क बेसिकली वो डेकोरेशन के लिए जो हम कंसिडर करते हैं। पेविंग पर्पस, रास्ते में जो यूज करते हैं। बेसिक मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, ये जनरली जो हम ये कंक्रीट बनाते हैं उसके बारे में बताया गया है। और अदर यूजेस में बालास्ट की तरह हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे पेवर ब्लॉक्स, बेसिकली जो हम ब्लॉक को यूज करते हैं उसमें भी हमें स्टोन यूज करना पड़ता है, बेसिकली वो कंक्रीट मटेरियल होता है। ओके, तो उन सबको हमें कंसिडरेशन में देखना पड़ेगा। ओके, ओके स्टूडेंट, थोड़ा देर। ओके, तो बेसिकली दीज आर द यूज, ये सब uses। अभी अगर आता है तो आप लोग खुद बना के लिख सकते हो, लेकिन फिर भी याद रख दीजिए, ताकि मतलब जब आप लोगों के अगर क्वेश्चन में इसको कभी लिखना पड़े तो एटलीस्ट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, या एक चीज को दो दो बार लिखने ना पड़े। ओके, फिर यहाँ पे हमने कुछ टेस्ट को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सारा लोगों के दिमाग में अगर होगा कि सर ये पूरा का पूरा टेस्ट तो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि हम अगर हाईवे एग्रीगेट्स का जो टेस्ट होता है वो इसमें इंक्लूडेड है ही नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्लूडेड इसलिए नहीं है क्योंकि उसको उस नजरिए से नहीं देख रहे हैं हम। उसके लिए हम फिर से उन टेस्ट के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे एग्रीगेट्स में, कोर्स एग्रीगेट्स में। ओके, तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया एसिड टेस्ट। बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसका वेदरिंग रेजिस्टेंस वो कितना मतलब ड्यूरेबल है, उसको देखा जाता है, ड्यूरेबिलिटी। एट्रिशन एंड एब्रेशन टेस्ट भी ड्यूरेबिलिटी को लिखा जाता है, लेकिन वो किसके अगेंस्ट ड्यूरेबिलिटी देखा जाता है कि उसके अगर ऊपर कोई लगातार उसके ऊपर फ्रिक्शन या कुछ अलग मटेरियल इसके ऊपर खींच रहा है तो उसका ड्यूरेबिलिटी देख जनरली हम यहाँ पे
कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमें मिल रहा है क्रशिंग टेस्ट, जिसमें हम इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या जो इसका स्ट्रेंथ होता है बेसिकली क्रशिंग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा क्रिस्टलाइन टेस्ट जो होता है ये जनरली फिर भी ड्यूरेबिलिटी के वजह से ही होता है। जनरली ये क्या होता है कि इसके अंदर में जो भी मटेरियल है, जो भी हमारा इसका मिनरल्स है, क्या वो रिएक्टिव है, क्या वो दूसरे पानी या दूसरा मटेरियल के साथ रिएक्ट करेगा। अगर वो रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्शन की वजह से उसमें क्या क्या हो सकता है। ऑब्वियसली रिएक्शन की वजह से जब क्रिस्टल फॉर्म होता है तो वो अपना सराउंडिंग में एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से स्टोन अंदर ही अंदर टूट सकता है। तो क्रिस्टलाइन टेस्ट भी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ही है। Freezing and thawing test is it is another durability test, another weathering test. Just it is because of आपका जो फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग होता है बेसिकली जो बर्फ जमने की वजह से या बर्फ गलने की वजह से जो फोर्सेस का डिफरेंस आता है। अगर मटेरियल के अंदर पोर्स रहा जिसमें पानी घुस सकता है और वो अगर ठंडा कोई एकदम निगेटिव टेम्परेचर में चला गया तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप जानते ही हो पानी जब बर्फ में कन्वर्ट होता है तो उसका क्या होता है कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, उसके वजह से उसके अंदर में फिर से स्ट्रेस आएगा, वो क्रिस्टल फॉर्म होने जैसे स्ट्रेस आएगा और वो क्रैक हो सकता है। तो उसके लिए भी हम फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग टेस्ट करते हैं। हार्डनेस टेस्ट जनरली स्क्रैच रेजिस्टेंस को देखा जाता है कि वो कितना स्क्रैच रेजिस्ट कर सकता है, एक स्टोन कितना हार्ड है। ओके, तो हार्डेस्ट मटेरियल के हिसाब से अगर हम कंसीडर करेंगे तो डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। ओके, और सिमिलर स्ट्रक्चर से बना हुआ, कार्बन से बना हुआ ग्रेफाइन जो है वो सबसे मतलब वो हार्डनेस टेस्ट के हिसाब से वो डायमंड अगर सबसे हार्डनेस में हम कंसीडर करेंगे तो ग्रेफाइन को हम कंसीडर करते हैं। ये क्या होता है कि एक सॉफ्ट मटेरियल होता है। तो इस तरीके से हमें हार्डनेस का कोफिशिएंट देखना होता है। फिर उसके साथ हम इम्पैक्ट टेस्ट को देखते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट में हम एक स्पेसिफिक हाइट से हम मतलब इसको लोड को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और हम देखते हैं कि कितना डिस्टेंस जाने के बाद इसमें क्रैक आता है और उस क्रैक के हिसाब से हम इसमें इम्पैक्ट टेस्ट का इसमें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि ये इतना इम्पैक्ट टेस्ट का वैल्यू है। ओके, फिर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, तो आप लोग जानते ही हो वाटर एब्जॉर्ब अगर ज्यादा करेगा तो ऑब्वियसली हमें पता चलेगा कि वो मटेरियल के अंदर खाली जगह है। ओके, और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हमें अलग अलग चीजों को जनरली हमें पता लगता है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट से हम परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम एंड मास देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका पोरोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सैचुरेशन कोफिशिएंट एक्सेट्रा हम निकाल सकते हैं। ओके, तो लास्टली हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो हमारा डिजायरेबल क्वालिटीज क्या होता है बिल्डिंग स्टोन का। ऑब्वियसली जो जो हमने टेस्ट किया वो क्वालिटी को चेक करने के लिए किया था, तो अल्टीमेटली जो हमने टेस्ट किया उनका वैल्यूज को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ओके, क्रशिंग स्ट्रेंथ, अपीयरेंस के बारे में हमने बात की कि डार्क कलर स्टोन आर मोर ससेप्टेबल टू वेदरिंग। ओके, फिर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे ड्यूरेबिलिटी, फ्रैक्चर, हार्डनेस, ओके, परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन, ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, टफनेस इंडेक्स एक्सेट्रा हमारा इसमें आ जाता है। दीज आर द ड्यूरेबल क्वालिटीज दैट वी वांट इन आवर बिल्डिंग स्टोन्स। ओके, तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इस स्टोन के बारे में, अगर हमें यहाँ पे देखना है तो बेसिकली हमें कुछ और पोर्शन को देखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये स्टोन को जब क्वेरी से हम बाहर निकाल के लाते हैं तब उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं उसको हमें यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आप लोगों को क्या करता हूँ कि ये जो हम क्वेरी से जो स्टोन को कलेक्ट करते हैं उस पार्ट को हम कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो टूल्स के ऊपर आप लोगों को इतना जानने की जरूरत नहीं है कि क्वेरी किस तरह से किया जाता है, लेकिन क्वेरिंग के बाद हमारा मेन पार्ट होता है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो फिर भी हम सभी के बारे में थोड़ा सा फास्ट में इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेरी पहले हम बात करते हैं स्टोन को किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। ओके, तो आप लोग एक चीज के बारे में तो जान ही चुके हो कि स्टोन जो होता है वो कुछ अलग चीज नहीं होता, वो हमारा आर्ट क्राफ्ट का एक पार्ट ही होता है और इसी की वजह से हमें आर्ट क्राफ्ट से इसको निकालना होगा। ओके, तो आर्ट क्राफ्ट का ऊपर का लेयर जनरली क्या हो जाता है, सॉइल हो जाता है, क्योंकि वो स्टोन ही एक्चुअली एज्ड होके वेदर होके वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो सॉइल के उस लेयर के नीचे हमारा जनरली स्टोन मिलता है।
तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टोन को क्वेरी से निकालना पड़ता है। ओके, तो उसको डिगिंग करके हमें निकालना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि क्वेरिंग ऑफ स्टोन में क्या क्या है। हम्म, तो नेचुरल स्टोन को निकालना है तो क्वेरी करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली क्वेरिंग इज द ओनली ऑपरेशन इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन। ओके, इट इज द only operation involved in production of natural stone। ओके, नेचुरल स्टोन मतलब आजकल बहुत सारा चीज निकल चुका है, प्लास्टिक का भी हम एक्चुअली स्टोन बना रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए नेचुरल स्टोन बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग क्वेरिंग का टूल हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हम टूल्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम मेथड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। मेथड्स ऑफ क्वेरिंग। मेथड्स ऑफ क्वेरिंग। ओके, तो नंबर वन हमें यहाँ पे मिलेगा एक्सकावेटिंग। ओके, एक्सकावेटिंग बेसिकली हम क्या करते हैं, लूज ओवरबर्डन सॉइल के नीचे जो हमारा स्टोन होता है उसको हम निकाल लेते हैं। हम एक स्क्रो बार ये सब यूज करते हैं, हैमर यूज करते हैं। तो जस्ट मिट्टी को खोदिए, नीचे स्टोन है उसको निकाल लीजिए, वो है एक्सकावेशन या एक्सकावेटिंग प्रोसेस। इसको कंसिडर करेंगे इस तरह से, स्टोन्स buried under loose overburden soil is collected by this process। ओके, तो नंबर वन एक्सकवेशन। नंबर टू हम बात करते हैं वेजिंग। वेजिंग, ओके, तो वेजिंग में क्या किया जाता है, जनरली क्या होता है कि हमारा कुछ स्टोन का जो पार्ट होता है उस स्टोन में क्या किया जाता है, हम होल बनाते हैं। ओके, तो होल बनाने के बाद उसको क्या होता है कि उसके अंदर में हम कुछ पिन को हम डाल देते हैं। ओके, और दूसरे साइड से उसके वेज के हिसाब से, जिसमें वो लेयर, जिस तरीके से उसका लेयर होता है उसके हिसाब से हम वेज को डाल देते हैं। और जितना हम इस तरह से वेज को हम पुश करते जाएंगे वो स्टोन का टुकड़ा निकल जाएगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे हमें पता चलेगा कि वेजिंग किस तरह से होता है। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये पिक्चर है यहाँ पे देखने के लिए। बहुत जनरली बुक से लिया हुआ पिक्चर ही होगा। कॉपी इमेज। ठीक है, तो इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब लोग देख चुके हो कि यहाँ पे हम कुछ होल बनाते हैं और उस होल में जनरली इस तरह से हम ये प्लग को डाल देते हैं। ओके,
तो उस प्लाग को डालने के बाद नीचे से जो यहाँ पे इस पार्ट में है वो एज को डालते हैं और इसको ये बात घुसने के बाद क्या होता है, इस पार्ट में हम प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से प्रेशर लगाने के बाद क्या होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी होल है तो ये वाला पोर्शन हमारा एक क्रिटिकल सेक्शन जैसा बन जाता है और यहाँ पे हमारा जो पत्थर होता है वो टूट जाता है। ओके, तो ये कब सुटेबल होता है कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के लिए, कॉस्टली स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के लिए जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, स्लेट एक्सेट्रा के लिए ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा मेथड होता है। ओके, तो इस मेथड को मैं इस तरह से लिख देता हूँ। दिस मेथड is used for costly, relatively soft, and stratified rocks। क्योंकि लेयर है, उसी लेयर के थ्रू ये वीक है और इसी लेयर के थ्रू हम उसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस प्रोसेस को अगर और एक पिक्चर में आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे यहाँ पे किस तरह से होगा। ओके, सर ये कॉस्टली रिलेटिव मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब कॉस्टली मतलब ये प्रोसेस कॉस्ट बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कॉस्टली स्टोन जो होता है, ठीक है, वो कॉस्टली स्टोन जो होता है जनरली, जो हम वो स्टोन को अगर आप ऐसे ही तोड़ के नहीं ले सकते, जैसे कि ग्रेनाइट ही समझ लीजिए, ग्रेनाइट इसमें एग्जांपल नहीं है बाय द वे। ओके, तो क्या है सकता है कि एक ऐसा मतलब लेयर्ड स्टोन समझ लीजिए, जस्ट एग्जांपल ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी लेयर्ड स्ट्रेटिफाइड प्रोसेस, स्ट्रेटिफाइड तरीके से हमें मिलता है। तो समझ लीजिए ग्रेनाइट का ही एक पार्ट है, आपको ग्रेनाइट को मैं अगर टुकड़ा करके दूं, उस ग्रेनाइट का कोई यूज नहीं है ना, नहीं। लेकिन अगर आपको ग्रेनाइट यूज करना है तो उसको किस तरह से यूज करना पड़ेगा, एक प्लेट की तरह उसको यूज करना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, उस तरह का कॉस्टली स्टोन को जब कलेक्ट करना होता है, जस्ट उसके ऊपर आप जैक हमर लगा के उसको तोड़ नहीं सकते। नॉर्मल जिस तरह से हम स्टोन को तोड़ते हैं कि जैक हमर लगा दो, ऊपर से हम प्रेशर लगाएंगे, वो टूटना शुरू हो जाएगा, वैसे हमें वो स्टोन को उस तरह से कलेक्ट करने से उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको आप मतलब जितना हो सके उसको मतलब उसी फॉर्म में लेके आना है, कोई भी वेस्टेज नहीं करना है। मतलब स्टोन का प्लेट जितना बड़ा होगा उसका प्राइस उतना ही ज्यादा होगा। मतलब ये डायमंड की तरह समझ लीजिए, डायमंड जितना बड़ा होता है उसका प्राइस उसके हिसाब से एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। उसी तरह से ग्रेनाइट का मैं अगर आपको टुकड़ा दूं उसके कोई फायदा नहीं है, लेकिन ग्रेनाइट का हमें अगर बड़ा बड़ा टाइल्स मिले तो यूज है। तो आपको वो स्टोन को कलेक्ट भी उसी तरीके से करना पड़ेगा, आप टुकड़े में उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे तोड़ के नहीं ले सकते। उसको क्या करना पड़ेगा, जिस लेयर में है उसी लेयर से उसको कलेक्ट करना है। तो ऐसे प्रोसेस के लिए हम वेजिंग को कंसिडर करते हैं, समझ रहे हैं ना। कॉस्टली स्टोन के लिए इसको यूज करते हैं, नॉट फॉर, इट इज नॉट द प्रोसेस, द प्रोसेस इज एक्चुअली लेस कॉस्टली, वेयरिंग से कम कॉस्टली होता है अगर हम इस चीज को कंसिडर करेंगे। सॉफ्ट, रिलेटिवली सॉफ्ट स्टोन के लिए ये इजी होता है, लेकिन क्या बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस कॉस्टली नहीं है। प्रोसेस को कब अप्लाई किया जाता है, जब हमें कॉस्टली स्टोन को उसी के नेचुरल स्टेट में ही जितना हो सके बिना वेस्टेज का कलेक्ट करना हो, तब हम ये प्रोसेस को यूज करते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं प्रोसेस के बारे में लिख देता हूँ। Here 10 to 15 centimeter deep holes at spacing 10 centimeter are made vertically on the stone surface. Stone surface.
ओके ओके देन क्या होता है कि स्टील pins steel pins or steel pins or plugs are placed at that holes. Okay. Okay. This will create a critical, basically weak section on the rock where the rock can be splitted after inserting flat wedge through its layer of stratification. ओके तो बेसिकली इस स्ट्रेटिफाइड लेयर से हम एक वेज को कैसे भी करके डाल देते हैं पहले थोड़ा सा तो तोड़ना ही पड़ेगा तो फिर दो दो जब लेयर हमें अलग अलग दिखाई देगा तो उसके अंदर से हम इस वेज को डाल देंगे और इसको हम जितना हैमरिंग करने पर ये टूट जाता है इवन आप लोगों को अलग अलग वीडियो भी दिखेगा पूरा एग्जैक्टली आप लोगों को एक स्टोन ब्लॉक मिलता है लेकिन ऊपर में एक जगह पे वो लोग एक मतलब एक इस तरह से एक चीज को लेके स्टील का एक पार्ट को लेके उसके अंदर हैमर करते हैं और वो स्टोन अलग हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से हम वेजिंग प्रोसेस को फुलफिल करते हैं ओके फिर इसके बाद आता है हीटिंग प्रोसेस हीटिंग प्रोसेस ओके तो ये जनरली रेगुलर ब्लॉक अगर स्टोन का निकालना है ठीक है स्मॉल रेगुलर ब्लॉक तो उसके लिए हम हीटिंग को यूज करते हैं तो इसके लिए लिख देते हैं मोस्ट सुटेबल फॉर क्वेरिंग small thin and regular regular blocks of stones from rock from hard rock okay तो यहाँ पे क्या किया जाता है ये प्रोसेस समझ लीजिए आपके पास एक ग्रेनाइट का ब्लॉक है ब्लॉक कंप्लीट ब्लॉक है एक ग्रेनाइट का या नीस का एक आप लोगों के पास पूरा ब्लॉक है इसको आप लोगों ने समझ लीजिए पूरा एकदम कॉस्टली प्रोसेस से इसको काट के निकाला है लेकिन ये ब्लॉक को हम ऐसे यूज नहीं करेंगे इसको लेयर बाय लेयर यूज करना है ठीक है तो समझ लीजिए यहाँ पे एक लेयर है इस ग्रेनाइट का ऑब्वियसली एक स्ट्रेटिफाइड मटेरियल की तरह हम कंसीडर कर रहे हैं समझ लीजिए यहाँ पे लेयर्स है ओके तो इस तरह से लेयर जब अगर होगा इस तरह से अगर लेयर है एक
हमारा स्टोन के अंदर, तो इसको हम पूरा का पूरा ब्लॉक को काटने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका जो सरफेस पोर्शन है, इस सरफेस पोर्शन में हम कुछ इसके ऊपर कोल या कुछ इस तरह का चीजें रख देंगे। ओके, और इसमें आग लगा देंगे। ओके, तो इसमें समझ लीजिए हमने आग लगा दिया। अब आग लगा देने की वजह से होगा क्या कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, तो इस पार्ट को हम इस तरह कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा लेयर है, ये लेयर गर्म हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये दोनों लेयर में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग लेयर है, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक्सपांशन आएगा और क्या होगा, वो नीचे वाला पार्ट से अलग हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, आप लोगों को यही लेयर अलग से यहाँ से अलग होके वो निकल जाएगा, क्योंकि उसका हीटिंग जो हो रहा है, इसके वजह से इसमें जो एक्सपांशन था वो दूसरा पार्ट से अलग हो गया था। तो ये पार्ट यहाँ से अल्टीमेटली हम निकाल सकते हैं। दिस इज द हीटिंग प्रोसेस। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना इस प्रोसेस को किस तरह से यूज किया जाता है। जस्ट आग लगा देते हैं एक साइड में, और उस साइड से जो लेयर है वो निकालना पड़ेगा। लेकिन आग इस जगह पे लगा के कोई फायदा नहीं है। इस जगह पे हम आग लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पे हम आग नहीं लगाने वाले। हमें यहाँ पे आग लगाना नहीं है, यहाँ पे आग लगाना नहीं है, उसका सरफेस पे हमें आग लगाना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली ये है हमारा हीटिंग। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा यूज होता है, और जनरली हमें स्टोन जो एग्रीगेट के लिए जब यूज करते हैं, वो है हमारे लिए ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग। ओके, ओके, तो ब्लास्टिंग में क्या किया जाता है, एक्सप्लोसिव्स आर यूज इन द बोर्ड होल ऑफ ए रॉक। ओके, ड्यू टू explosion, the rock split into pieces। ठीक है, ये टुकड़ा हो जाता है और इसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है, मतलब हमारा ब्लास्टिंग में जनरली जो ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन हमारा तीन तरह का ऑपरेशन हम जनरली फॉलो करते हैं यहाँ पे। नंबर ए, इसमें हम कंसिडर करते हैं बोरिंग। तो पहले गड्ढा खोदते हैं अपना रिक्वायर्ड डेप्थ के हिसाब से। नंबर बी, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं चार्जिंग, मतलब इसके अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक्सप्लोसिव को डालेंगे, चार्जिंग बोलते हैं इसको, चार्जिंग। ओके, नंबर सी, एक्चुअली चार्जिंग के साथ कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं टैंपिंग। टैंपिंग। ओके, इसको क्या किया जाता है, अंदर की तरफ चार्ज को अच्छे से अंदर की तरफ घुसा दिया जाता है, ऊपर में हम इसको ब्लॉक कर देते हैं, लेयर को, मतलब सरफेस को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, और अल्टीमेटली फायरिंग। ओके, तो ये प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है अगर हम ब्लास्टिंग के हिसाब से, ब्लास्टिंग से हम स्टोन को क्रिएट कलेक्ट करना चाहते हैं तो। ओके, ओके, तो ये है स्टोन कलेक्ट करने का उपाय। अलग अलग कोडिंग ऑफ स्टोन का अलग अलग मेथड को हमने यहाँ पे देख लिया, मेथड ऑफ कोडिंग में। ओके, अब हम बात करेंगे कि स्टोन को क्वेरी से निकालने के बाद ही हम डायरेक्टली बिल्डिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कुछ टिम्बर को आपको काटने के बाद ही आप डायरेक्टली घर बनाने में यूज नहीं कर सकते थे, स्टोन को भी हम इस तरह से यूज नहीं करते। इसके लिए हम फॉलो करते हैं सीजनिंग ऑफ स्टोन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कंसिडर कर रहे हैं सीजनिंग ऑफ स्टोन। सीजनिंग ऑफ स्टोन। ओके, तो क्या होता है कि इसके अंदर नेचुरली जो हमें स्टोन मिलता है, उसके अंदर हमारा एक नेचुरल मिक्सचर होता है उस स्टोन में, जिसको हम क्वेरी सैप बोलते हैं, क्वेरी सैप। जिसके वजह से स्टोन जो होता है कि वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है,
तो सॉफ्ट होने की वजह से क्या होता है कि वो सॉफ्ट रहता है, उसकी वजह से क्वेरी में स्टोन को काटना बहुत ही आसान है। एक बार आप उसको काट लिया, तो उसके बाद आपको क्या होता है, उस स्टोन को हार्डनेस आने के लिए उस शेप को एक्चुअली निकालने देना होगा। अगर शेप वहीं पे रह गया तो स्टोन को ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ही स्टोन टूट जाएगा। तो क्वेरी में उसको काटने के लिए बहुत सॉफ्ट होना जरूरी है। नेचुरली बहुत सॉफ्ट प्रोसेस में सॉफ्ट ही रहता है क्वेरी शेप की वजह से, और उस क्वेरी शेप को जब हम बाहर निकाल देंगे, वो निकलने देंगे, तब क्या होगा, हमारा स्टोन एक्चुअली में अपना फाइनल रूप ले लेगा, जिसको अल्टीमेटली आप बिल्डिंग पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम इसका जो क्वेरी शेप है, उस क्वेरी शेप को जो निकालने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीजनिंग ऑफ स्टोन। तो इसमें पॉइंट्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, फ्रेशली कट stones contains natural moisture, natural moisture, moisture known as query set. क्वेरी सेप, इसको क्वेरी सेप बोलते हैं हम। ओके, तो क्वेरी सेप क्यों होता है, और इसलिए इसके वजह से क्या होता है, it makes the stones soft and workable। दोनों जरूरी है। अगर आपको स्टोन को शेप देना है, उसको काटना है, ठीक है, जो क्वेरी में ही हम करते हैं जनरली, तो उसके लिए हमें क्वेरी शेप की जरूरत है। लेकिन उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको, क्योंकि स्टोन को हमें सॉफ्ट स्टोन वो तो हम यूज नहीं करना है, हमें हार्ड स्टोन चाहिए। ठीक है, तो वो हार्ड स्टोन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गेट रीड ऑफ दिस क्वेरी शेप। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, when exposed to atmosphere, okay, atmosphere, the query sap reacts with reacts with mineral constituent minerals of the stone, okay, making it harder and compact, okay. This process takes 6 to 12 months, and after the sap, बार बार क्वेरी सेप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आफ्टर द सैप leaves the stone, after the sap leaves the stone, okay, uh, तरह से नहीं लिखते, okay, after the sap leaves the stone, it leaves behind a crystal
crystalline layer on the stone surface. स्टोन सरफेस, ओके। और इसके वजह से क्या होता है, जो स्टोन जो होता है, स्टोन वेदर रेजिस्टेंट होता है, मेकिंग इट वेदर रेजिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेटवर्क में तो कोई इशू नहीं हो रहा है ना? सभी को सुनाई दे रहा है? सभी को अच्छे से आवाज आ रहा है? यस। एनीवन फेसिंग एनी प्रॉब्लम? ओके, कोई प्लीज रिप्लाई दे दीजिए। आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है क्या नेटवर्क में, मेरे आवाज सुनने में? एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? सर मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, कोई एक के लिए प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा यहाँ पे नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली रिकॉर्डिंग अच्छा हो रहा है, तो आप लोगों का पर्सनल नेटवर्क मतलब किसी एक को अगर क्लियर सुनाई दे रहा है तो सभी को आप लोगों को क्लियर वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको रहने देते हैं। तो इस प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस को हम सीजनिंग ऑफ स्टोन बोलते हैं। ओके, तो आप लोगों को अगर पूरा सीजनिंग ऑफ स्टोन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये सब इस पार्ट के बारे में आप लोगों को एक्चुअली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हमें किस तरह से स्टोन के अंदर में जो होता है कि उसका स्टोन का जो क्वेरी शेप है उसको किस तरह से रिलीज करना होता है, कि मतलब स्टोन को क्वेरी के बाद उसको कुछ देर के लिए रखना पड़ता है। तो इस चीज को हम सीजनिंग बोलते हैं, जिसमें हमारा जो क्वेरी शेप है वो स्टोन का जो सरफेस का जो मिनरल्स होते हैं उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और एक क्रिस्टलाइन लेयर उसके ऊपर छोड़ के जाता है, जिसके वजह से जो स्टोन होता है वो हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होता है, साथ ही साथ वो वेदर रेजिस्टेंट बन जाता है। ओके, तो आप लोगों को ये चीज को दो पार्ट में देखना होगा कि क्वेरी शेप निकलने की वजह से वो हार्ड एंड कॉम्पैक्ट हो जाता है, और क्वेरी शेप निकलता नहीं है एक्चुअली, वो रिएक्ट कर लेते हैं सरफेस लेयर के साथ, जो इसको वेदर रेजिस्टेंट बनाते हैं। और जब तक क्वेरी शेप रहेगा तो वो सॉफ्ट एंड वर्केबल बनता रहेगा। ओके, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि मतलब जो स्टोन का जो शेप दिया जाता है, तो स्टोन का शेप को जल्दी से जल्दी देना पड़ता है। ये 6 to 12 मंथ्स के अंदर ही स्टोन का शेपिंग आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये सॉफ्ट एंड वर्केबल रहेगा। एक बार क्वेरी शेप निकल गया उसके बाद स्टोन को आप शेप नहीं दे सकते, आप जस्ट तोड़ सकते हो, वो टूटेगा अपने हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं। तो बेसिकली हमें देखना पड़ेगा ड्रेसिंग, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन ये किस लिए करते हैं उसके बारे में देखते हैं, क्या टूल यूज करते हैं उसके बारे में जानने की कोई फायदा नहीं है हमें। ओके, तो हम बात करते हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, जिसको जेनरली हमें सीजनिंग से पहले ही करना पड़ता है। सिर्फ ड्रेसिंग ही नहीं, ड्रेसिंग, कर्विंग, बेसिकली शेप देना। ओके, तो इन सब चीजों को एज अर्ली एज पॉसिबल हमें करना पड़ता है। तो ये चीज के बारे में एक बार पॉइंट की तरफ कंसिडर करते हैं। various process of shaping the stone, shaping the stone, stone stick, dressing, dressing, फिर उसके बाद हम कंसिडर करेंगे carving, are done as early as possible after wearing.
wearing, and before seasoning time is over. सीजनिंग से पहले ही हम ये सब चीजों को करके हम अपना काम को खत्म कर लेते हैं। और सीजनिंग होने देते, सीजनिंग होने के बाद अपना बढ़िया शेप में आ जाते हैं या लूज में आ जाते हैं। अब उसको उठा के सबको शिपिंग करना होता है। ओके, तो दैट इज सीजनिंग ऑफ। ओके, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तो हम बात करेंगे सीजनिंग के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग को कंसीडर कर लेते हैं। दिस विल बी आवर लास्ट हेडिंग मोस्ट प्रोबब्ली। ओके, लास्ट पार्ट, सीजनिंग ऑफ स्टोन, sorry, seasoning, dressing of stone. Okay, तो ड्रेसिंग क्या होता है कि उसके बारे में पहले बात करते हैं। क्योंकि क्वेरी से जो आप लोगों को स्टोन मिलेगा उसका सरफेस रफ रहेगा। उस रफ सरफेस जनरली हमारा डिजायरेबल नहीं होता, हमें स्मूथ सरफेस चाहिए, रेगुलर शेप चाहिए। तो रेगुलर शेप स्मूथ सरफेस किस तरह से पाया जाएगा? ड्रेसिंग से पाया जाएगा। ओके, तो ये चीज को लिख देते हैं। इट इज द प्रोसेस of making the stones freshly, इसको इस तरह से लिखते हैं, process of making freshly quarried stones to have smooth surface and definite and regular shape. Regular shape. ओके, तो इसके वजह से हमें क्या मिलता है इनके बारे में पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं। ओके, तो ड्रेसिंग क्यों करते हैं? टू ऑब्टेन डिजायर्ड अपीयरेंस, desired appearance. Next point, to reduce transportation and handling of cost. ओके, बड़ा बड़ा टुकड़ा को हमें उठा के एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो अगर मुझे एक बड़ा सा फ्लोर के लिए स्टोन, मतलब स्टोन में अगर फ्लोर में लगाना चाहता हूँ, तभी भी मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो
रेगुलर साइजेस का पार्ट मुझे मिलेगा जिसको हमने अच्छे से साइड में थोड़ा सा काट कूट के उसको अपना फ्लोर पे लगाना होता है। ओके, लेकिन अगर हमें पूरा एकदम पूरा मेरा फ्लोर जितना बड़ा है उतना बड़ा स्टोन को लेके आना चाहूंगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग वो प्रोसेस वो नियरली मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा उसको लेके आना। ओके, दूसरा है टू suit तीसरा to suit the requirements of stone masonry. Stone masonry. Okay, और लास्ट में to increase the properties to increase the durability and strength of the stone. ओके, तो इसीलिए हम ड्रेसिंग को जनरली यूज करते हैं। ओके, तो बेसिकली स्टोन के अगर हम देखेंगे तो यही सब चीजें हैं। इसके अलावा हमारा स्टोन को जस्ट इसको एज ए सिंपल बिल्डिंग मटेरियल्स की तरह कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमें इतना ज्यादा चीज नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर मैं इस चीज को एज ए मटेरियल फॉर कंक्रीट कंस्ट्रक्शन अगर हम देखेंगे, कंक्रीट प्रोडक्शन अगर हम देखेंगे, तो उसको मतलब हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे हमें और कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट मिलेगा, जैसे फ्लेकीनेस इंडेक्स, इलोंगेशन इंडेक्स, वो सब टेस्ट हमारा वहाँ पे आ जाएगा और उसका रिक्वायरमेंट भी अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि स्टोन डिटोरिएट कब होता है, खराब कैसे होता है। तो उस हिसाब से हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि स्टोन को प्रिजर्व कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिटोरिएशन ऑफ स्टोन। डिटोरिएशन ऑफ स्टोन। ओके, तो मेनली स्टोन डिटोरिएट कैसे होता है। नंबर वन, रेन। रेन की वजह से जिस तरह से हमारा स्टोन का वेदरिंग होता है, उसी के वजह से बेसिकली क्या होता है, स्टोन को डिटोरिएशन भी होता है। ये जनरली क्या करता है, बहुत फिजिकली एंड केमिकली स्टोन के ऊपर इफेक्ट करता है। क्योंकि देखो कि जब रेन वाटर जब स्टोन के ऊपर से बह के जाते हैं तो देखने में तो सिंपल पानी बह रहा है, लेकिन वो क्या होता है, स्टोन के ऊपर जो मटेरियल होता है उसको इरोड करता रहता है, धीरे धीरे उसका इरोजन होता है। ओके, तो जो हमारा तो स्टोन का जो मतलब रेन रेन के वजह से जो बेसिकली स्टोन के ऊपर अलग अलग छोटा मोटा स्टोन भी गिर के आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, स्टोन को वो फिजिकली इफेक्ट करता है। साथ ही साथ क्या होता है कि वो केमिकली भी करते हैं, जैसे कि स्टोन के ऊपर ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ये सब क्या होता है, स्टोन के ऊपर जो मिनरल है उसके साथ वो रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करने की वजह से हाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो उन सब चीजों के वजह से स्टोन का जो वेदरिंग होता है या डिटोरिएशन होता है उसको वो फैसिलिटेट करते हैं। बेसिकली रेइंग से हमारा स्टोन फिजिकली एंड केमिकली दोनों तरीके से ये डिटोरिएट हो सकता है। इस चीज को लिख देते हैं, ये इट affects the stone both physically due to erosive effect and chemically chemically due to hydration and oxidation of stone minerals of minerals.
मिनरल्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट रेन, सभी समझ गए होंगे आप लोग रेन किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट में आते हैं, वो होगा फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन, ओके, फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन, ये इसके अंदर में हमने देख ही लिया है, फिर से इसको और रिपीट नहीं करेंगे सभी। फिर रेन के बाद हम बात करेंगे फ्रॉस्ट के बारे में। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट बेसिकली बर्फ। ओके, तो आप लोग जानते ही हो, पानी अगर फ्रॉस्ट एक्शन जब होता है, समझ लीजिए आपके कोई पत्थर के अंदर में कोई क्रैक है, उसके अंदर पानी घुस गया, और जब टेम्परेचर ड्रॉप हुआ वो बर्फ में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेगा बर्फ, अपना जो जो एक्सपांसिव क्वालिटी होती है उसके वजह से वो स्टोन के अंदर में प्रेशर क्रिएट करेगा और उसी से स्टोन क्रैक हो सकता है। ठीक है, तो जस्ट सिंपली हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि समझ लीजिए एक स्टोन इस तरह से है, और यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक रह गया इस तरह से। ओके, और जो भी है कि हमारा बारिश में यहाँ पे पानी भर गया होगा। ओके, तो अगर टेम्परेचर टेम्परेचर अगर हमारा डाउन हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक क्रैक है, तो क्या करेगा वो स्टोन को इस लाइन से ही तोड़ देगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रैक फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज को इस तरह से, इन कोल्ड प्लेसेस cold places, the frosting effect, frosting effect, frosting effects of water can split stones. ओके, तो बेसिकली इसी से हमारा स्टोन में डिटोरिएशन आएगा या टूट जाएगा। नेक्स्ट आएगा विंड, हवा। ओके, क्या होता है, हवा में डास्ट पार्टिकल आते हैं। ओके, तो वो डास्ट पार्टिकल क्या करेगा, स्टोन के ऊपर से वो जनरली आगे बढ़ता जाएगा। ओके, तो क्या करेगा वो स्टोन के अंदर में अगर सॉफ्ट पोर्शन हो गया, उसको धीरे धीरे एब्रेशन इफेक्ट की वजह से अब वो साफ कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली हम अगर उसका इफेक्ट को देखना चाहेंगे तो इस तरह का इफेक्ट आप लोगों को डेजर्ट में मिलता है। ठीक है, मशरूम या हमारा जो आर्ट्स होते हैं, मशरूम को देख लेते हैं, मशरूम स्टोन। ओके, ये देखिए, मैं आप लोगों को लिए पिक्चर आप लोगों को लेके रहता हूँ। कॉपी इमेज। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि ऊपर वाला स्टोन का जो लेयर है वो रिलेटिवली हार्ड था, जिसको हवा जितना इफेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसके नीचे इसका जो पोर्शन है वो रिलेटिवली सॉफ्ट था। इसके वजह से क्या हो रहा है कि जब भी यहाँ से हवा गुजरता है उसके साथ धूल आता है, धूल मिट्टी उसका पार्ट को इरोड करते हुए लेके चला जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिकली मशरूम इफेक्ट। ठीक है, मशरूम स्टोन, जिसको हमें ये जनरली हमारा डेजर्ट में हमें ये जनरली दिखाई देता है। ओह, क्या हो गया, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, रख देते हैं। ओके,
इस चीज को मैं लिख देता हूँ कि dust particle carried by wind cause abrasion effect on the stones. ओके तो ये हो गया विंड। थर्ड पॉइंट को कंसीडर करें, फोर्थ पॉइंट को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। ओके तो क्या होता है अगर जो हमारा टेम्परेचर जो चेंज होता रहता है, अगर फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, ओके तो फ्रीक्वेंट चेंजेस आने पर क्या होगा कि स्टोन के जो ऊपर वाला लेयर होगा उसके अंदर मैक्सिमम एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, जिसकी वजह से वो स्प्लिट हो जाएगा, अल्टीमेटली वो फैटिग के वजह से टूट जाएगा। उसको हम बोलेंगे थर्मल फैटिग। ओके तो इसको भी लिख देते हैं ड्यू टू frequent okay due to frequent change in temperature, the stone deteriorate. Continuous expansion and contraction. ओके नेक्स्ट हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है वेजिटेबल ग्रोथ। वेजिटेबल ग्रोथ ओके तो क्या होता है, रूट्स ऑफ ट्रीज एंड वीड्स ग्रो इन द स्टोन कैन डिटोरियोरेट। ओके बिकॉज ये डैम्प कर देता है उस प्रोसेस को, और अलग अलग ऑर्गेनिक एंड एसिडिक मैटर को जो छोड़ते रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमारा स्टोन डिटोरियोरेट हो जाता है। ओके रूट्स ऑफ वेजिटेबल एंड वीड्स makes the stone damp, बेसिकली पानी का इफेक्ट होगा, as well as releases chemical which affects the stones and deteriorate it. ओके तो ये है हमारा बेसिकली स्टोन का डिटोरियोरेशन। ओके अब इसको कैसे हम इसका जो क्या कहते हैं उसको किस तरह से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। बेसिकली डिटोरिएशन हो रहा है तो हमें इसको प्रिजर्व भी करना पड़ेगा। तो लास्ट पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं आज के लिए, वो है प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन्स। ओके
तो हमें कुछ कुछ चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। क्या क्या चीज अप्लाई करेंगे हम? जनरली कोल टार इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नंबर 2 लिंसीड ऑयल, लेकिन ये फ्रीक्वेंट यूज करना होता है। ओके, नंबर 3 हम इसमें कंसिडर करेंगे पेंट। बाय द वे लिंसीड ऑयल पेंट का ही एक पार्ट होता है। ओके, नंबर 4 पैराफिन, पैराफिन। ओके, नंबर 5 solution of alum and soap, solution of alum and soap। ओके, तो बेसिकली और एक चीज है, इसके बाद कंसिडर करते हैं एप्लीकेशन। सॉल्यूशन ऑफ ब्राइटर, बाय BARY। ओके, तो बेसिकली ये क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है, BaSO4। इसको हम जनरली स्टोन के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो क्या होता है, जनरली जो हमारा कैल्केरियस स्टोन होता है उसके ऊपर इसको ज्यादा यूज किया जाएगा, ब्राइटर। ओके, तो ये सब चीजें हैं जिसको हमें स्टोन के अंदर में हमें देखना था। इसके अलावा भी हमें स्टोन को एज ए एग्रीगेट अगर हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, और कुछ चीजें इंक्लूड हो जाएगा, अलग अलग टेस्ट को हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं, और मैं आप लोग को अभी ये पूरा का पूरा जो हमारा नोट्स बन गया उसको मैं आप लोग के ग्रुप में अपलोड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर रहा हूँ। ओके, एनीवे स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं। मैं बेसिकली अभी घर में ही हूँ। मैं एक्चुअली अपना काम पे नहीं था, मैं कुछ दिन के लिए लीव में था। मेरा मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसके वजह से मैं लास्ट कुछ दिन क्लासेस नहीं कर पा रहे थे। तो होपफुली मंडे से हम क्लासेस को कंटिन्यू तरीके से शुरू कर पाएंगे। ठीक है एवरीवन, आज यहाँ पे रुक जाते हैं। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट सर।